दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जाने वाले जवानों को मिली खस्ताहल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया कड़ा एक्शन। राजू रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी। सोनम ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 सदस्यों के कारगिल दौरे पर पर्यटन को लेकर बड़ा बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जाने वाले जवानों को मिली खस्ताहल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ले लिया कड़ा एक्शन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जाने वाले बीएसएफ जवानों को खस्ताहल ट्रेन उपलब्ध कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा एक्शन लिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा में तैनाती के लिए बीएसएफ के जवानों को लाने के लिए जर्जर और गंदे डिब्बों वाली ट्रेन उपलब्ध कराने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। इस घटना के सामने आने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा एक्शन लिया और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें अलीपुरद्वार रेल डिवीजन के 3 वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और एक कोचिंग डिपो अधिकारी शामिल है। रेल मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि देश के सुरक्षा बलों की गरिमा सर्वोपरि है और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टॉप ऑफिसर्स के मुताबिक सोमवार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 13 कंपनियां अगरतला के उदयपुर, सिलचर, गुवाहाटी और बाकी फ्रंटियर से बीएसएफ के जवानों को एक साथ हटाकर जम्मू ले जाने वाली थी। यहाँ से उनको अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाना था। इसी दौरान जर्जर और गंदे डिब्बों वाली ट्रेन उपलब्ध कराने का मामला सामने आया है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। राजू रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी और सोनम ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल लिया है। दरअसल सोनम ने अपने प्रेमी राज खुशवाहा के साथ मिलकर पति राजू की हत्या कर दी। इसके बाद वो गायब हो गए। हालांकि राज खुशवाहा के पकड़े जाने के बाद सोनम ने भी सरेंडर कर दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में विशेष जांच टीम सीन रिक्रिएट करेगी। मेघालय पुलिस असम के गुवाहाटी में सीन रिक्रिएट करेगी और हत्याकांड के बारे में विस्तार से छानबीन कर पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम और उसके कहने पर वारदात को अंजाम देने वाले अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। सबूत जुटाने के बाद जांच पूरी कर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। सोनम रघुवंशी शादी के कुछ दिन बाद अपने पति राजा के साथ घूमने के लिए मेघालय गई थी। यहाँ से दोनों लापता हो गए और कुछ दिन बाद राजा का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सोनम ने खुद यूपी में सरेंडर कर दिया। अब पुलिस सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और सभी ने राजा की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 सदस्यों के कारगिल दौरे पर पर्यटन को लेकर अब बड़ा बयान सामने आया है। कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 सदस्यों के कारगिल दौरे के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने पर्यटन विकास को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारा लेह और लद्दाख के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। जब हम अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की चिंता करते हैं तो कारगिल में पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी बात है। नासिर वानी ने आगे कहा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र में पर्यटन का समग्र विकास है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य केवल घाटी तक सीमित न रहकर कारगिल और लद्दाख जैसे इलाकों को भी पर्यटन के मुख्य मानचित्र पर लाना है। इस दौरे के जरिए कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स को कारगिल की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन संभावनाओं से परिचित होने का अवसर मिला है। कितने की तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ बड़ी बात है कि एक हमारा जो आपसी रिश्ता है कारगिल और लेह के साथ, पूरे लद्दाख रीजन के साथ, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और जब हम अपनी फिक्र करते हैं टूरिज़्म रिवाइव करने की, इन्होंने ये पहल की कि कारगिल का टूरिज़्म भी रिवाइव करें, ये बहुत बड़ी बात है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा इनका इंटरेस्ट है कि टूरिज़्म डेवलप हो और पूरा रीजन में टूरिज़्म डेवलप हो। उस लिहाज से इनकी ये पहल के हम सबको सराहना करनी चाहिए, इनको मुबारकबाद देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कारगिल वैसे ही हमारा कैपिटल रहा है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, ट्रैकिंग के लिए बहुत ग्रुप्स आते थे। रूफ साहब ने अपने बचपन से बहुत ट्रैकिंग की है, बड़े ग्रुप्स लिए हैं वहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा आएँ। हम भी जब छोटे थे हम उनको देखने जाते थे, जो वो वहाँ से आते थे।
और उनका इक्विपमेंट भी उन दिनों बड़ा डिफरेंट होता था, हमारे पास यहाँ होता नहीं था. इट्स अ गुड प्लेस फॉर एवरी काइंड ऑफ अ टूरिस्ट, leisure tourism, pilgrim tourism, adventure tourism. We have everything to offer and we are the nearest destination. लोग अगर दिल्ली कैपिटल को सेंटर लें, वहाँ से जो आपको स्विट्ज़रलैंड जाने में मिलेगा वो सब आपको 1 घंटे की फ़्लाइट में और आप कुछ घंटों की ट्रेन में यहाँ मिलेगा. So we are hopeful that more and more people will come and we have to give this message that we are all with you and it's a safe destination. कश्मीर के लिए भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे हैं रोज़ ही, जैसे आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब खुद टूरिज्म को देख रहे हैं. कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रमोशन का काम नहीं है जिसमें वो खुद शामिल ना हो और खुद वो इनिशिएट करते हैं. जैसे पहलगाम में आपने देखा, गुलमर्ग में देखा, दिल्ली में परसों हुआ, कल भी यहाँ टाई का हुआ. हर जगह वो खुद कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये पीस का इंडिकेटर नहीं है या एब्सेंस ऑफ पीस का इंडिकेटर नहीं है जिस तरह आप लोग हमारे सब साथी जो हैं इसको बनाना चाहते हैं. इट्स अ नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अस, लाइक हॉर्टिकल्चर, like trading, like transport, like any other business activity. But you are only concerned about tourism figures. आप लोग कभी बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. वो भी देखिए, यहाँ बहुत कुछ है. आपने यहाँ GST कलेक्शन के बारे में कभी बात नहीं की, वो भी एक बड़ा कंपोनेंट है. अगर वो काम नहीं होते तो GST जमा नहीं होती. लेकिन टूरिज्म के नंबर्स आपको दिन भर याद रहते हैं. तो कोशिश करिए इसको भी चलने दीजिए, इस नॉर्मल टूरिज्म एक्टिविटी. और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर. पंजाब हरियाणा में लू का कहर जारी. भटिंडा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा है और IMD चंडीगढ़ की ये बात है. उत्तर भारत में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया. भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति बनी हुई है, यानी कि हीट वेव की स्थिति अभी भी बरकरार है और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि भटिंडा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का एक गंभीर संकेत है. आने वाले 3 दिनों में लू की ये स्थिति बनी रहेगी. विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी जिलों में तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ेगा. सुरेंद्र पॉल ने आगे कहा कि 14 जून के बाद पर्वतीय क्षेत्र के समीपवर्ती जिलों में आंधी तूफान की संभावना, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी. उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ में भी तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है और कल इसका पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. देखिए, जो अभी लू की स्थिति बनी हुई है पंजाब और हरियाणा में, इसमें ज़्यादातर असर जो है पंजाब के फिरोजपुर, फजिल्का, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, इन जिलों में ज़्यादा असर है, जहां टेम्परेचर 45 प्लस भी गए हैं. भटिंडा में जैसे 47.6 गया है. और इसी तरह से हरियाणा के जो बिल्कुल राजस्थान के साथ जिले लगते हैं वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है. ये जो स्थिति है अगले 3 दिन लगभग इसी तरह से बनी रहेगी. तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन लू जो चली, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है ज़्यादातर हिस्सों में, पश्चिमी जो आपका हरियाणा और पंजाब के ज़िले हैं वहाँ ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा. बाकी में हीट वेव रहेगी. बाकी के जो ज़िले हैं 14 के बाद जो है अंतर आएगा. उसके बाद 14 के आसपास जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन वो सिर्फ उन जिलों में जो कि नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब, जो कि माउंटेन्स के पहाड़ों के साथ ज़िले लगते हैं, जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, मोहाली, फिर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इन इलाकों में कुछ टेम्परेचर कम होंगे. लेकिन बाकी की जो स्थिति है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा. 1-2 डिग्री का वहाँ भी फॉल हो सकता है. तो अभी हमें 3 से 4 दिन जो है इस गर्मी से जूझना पड़ेगा. इसके बाद जो है 16, 17 और 18 में कुछ और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है. 18 के बाद 19, 20 और 21 में फिर बारिश भी है. तो कुल मिला के 3 से 4 दिन का ये ज़्यादा असर देखने को मिलेगा. और इसमें प्राइमरली जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ थोड़े 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और जो बाकी के ज़िले हैं वहाँ पे 2 से 3 दिन का ये लू का सिलसिला जारी रहेगा. चंडीगढ़ का भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है. 43.8 पिछले कल क्या है, आज भी लगभग उसी के आसपास रहेगा. और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आएगा. हो सकता है थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, इतने रहेगा, या थोड़ा सा और बढ़ोतरी अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है. लेकिन उसके बाद फिर 14 के बाद यहाँ भी कुछ जो है टेम्परेचर कुछ कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि संभावित है कि कुछ थंडर क्लाउड्स और विंडी वेदर हवाएं चलेंगी. उससे ट्राई सिटी का एटलीस्ट जो है कुछ सिचुएशन बेटर होने के चांसेस है 14 के बाद.
आमतौर पर तो यही है कि इसमें दिन के समय जो काफ़ी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अगर देखा जाए तो दोपहर के वक्त ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, उस वक्त थोड़ा सा एक्सपोज होने से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ साथ में अच्छी मात्रा में पानी लेना वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कब तक निजात मिल सकती है? हाँ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो है नॉर्थ बेल्ट है, उसमें जो हिमालय पहाड़ों के साथ जिले लगते हैं वहाँ 14-15 के आसपास कुछ रिलीफ मिल जाएगा। बाकी का एरिया है वहाँ फिर आपको जो है 16-17 के बाद कुछ जो है धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होगा। फिर 18, 19 और 20 में लगभग सभी जिलों में जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बारिश की संभावना है। तो आप ये लेके चलिए कि 17 के आसपास जो है जो आपके वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न जिले हैं पंजाब और हरियाणा के, वहाँ रिलीफ मिलेगा। अभी तो ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ हमने ज़्यादातर जिलों में, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी तो हम रेड अलर्ट्स का भी कुछ जिलों में, सिलेक्टेड जिलों में, अगर टेम्परेचर की ट्रेंड यही रहता है, ट्रेंड कम नहीं होता है, तो सिचुएशन को देख के हम वो भी जारी करेंगे। देखिए मानसून तो अभी महाराष्ट्र में है, और अगले करीब 3 दिनों में जो है चांसेस हैं कि कुछ एक्टिविटी मानसून की और बढ़ेगी। अभी आगे सेंट्रल इंडिया और कुछ और हिस्सों में इसकी मूवमेंट्स है। तो अगर ये कंडीशंस कंटिन्यू करती हैं तो लगता है कि फिर जो है प्रोग्रेस मानसून की अच्छी होगी फिर हमारे एरिया में, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के बाद फिर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही मानसून आता है, तो संभावित है कि फिर धीरे धीरे मानसून यहाँ भी आएगी। और अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। पश्चिम बंगाल में महेशतला में मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, जिसमें जमकर झड़प और पथराव, और अब तक के 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के महेशतला में बुधवार को हिंसा हुई। इस हिंसा में मंदिर में भी तोड़फोड़ हुई। 2 समूह के बीच झड़प हुई। इसके बाद लोगों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के महेशतला में बुधवार को हिंसा फैल गई। 2 समूह के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया, जिसकी वजह से एक शिव मंदिर में कथित तौर पर तोड़फोड़ हुई। लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया और आगजनी से लेकर ईंटें तक फेंकी गई। घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा के बाद पुलिस इलाके में एक्टिव हो गई है। अब तक मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। কারবারি লোক আমরা কি ঝামেলায় যাই কোনোদিন? আমরা তো ঝামেলায় যাই না, কি দরকার এগুলো? इतना दिन से वो बाजार में हिंदू लोग আমরা হিন্দু বলে সুন্দর হয়ে কথা বলবেন। ট্রিটমেন্ট করাতে দেবেন কিনা? পুলিশ হিন্দুদেরকে দাঁড়াতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ যে মমতার দলদাস হয়ে কাজ করে, সেই পুলিশ হিন্দুদেরকে তাড়াচ্ছে। কিন্তু দেখুন হিন্দুদের কেরকম লাঠিচার্জ করছে পুলিশ হিন্দুদের লাঠিচার্জ করছে। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर।
पूरे देश में अब तनाव है और ध्रुवीकरण शुरू है। आजादी के बाद भारत में पहली बार हो रहा है मोदी सरकार के 11 साल पर, बोले अशोक गहलोत। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पार्टी पर निशाना साधा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पूरे देश में तनाव और ध्रुवीकरण है। आजादी के बाद भारत में ऐसी पहली बार हो रहा है। ये सब समाज के हित में नहीं। चुनाव जीतना एक बात है और लोकतंत्र को बचाना एक बात। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूरा देश देख रहा है। ऐसी टेंशन देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिल रही है। पूरा ध्रुवीकरण है। ये सब समाज के हित में नहीं। सभी धर्म जाति एक साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है और लोकतंत्र को बचाना एक बात। पूरा देश देख रहा है। ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। और अब अगली खबर। दिल्ली बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संस्कृति, परंपरा और जन भावनाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए इस तरह के पर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आयोजन किया की सराहना करते हुए कहा कि इससे जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और देश की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाने का प्रयास सफल होगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कलाओं की प्रदर्शनी और पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन भी किया गया है। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में आमजन, कलाकार और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सबसे पहले तो 11 साल में इतने काम हुए हैं कि एक एक स्कीम का नाम गिनती करके बताना मुश्किल है, इतना लंबा और इतना ज्यादा काम हुआ है। दूसरा है, इन 11 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। अब बड़ा स्तर पे देखेंगे तो हम 11वें स्थान से 4थे स्थान तक, मतलब विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4थे स्थान तक पहुंचना, ये तो पहले तो सपना देखते थे, ये अब हकीकत हुआ है। अब तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। और आत्मनिर्भरता, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हर क्षेत्र को देख लीजिए। और अपने खेती बाड़ी, अपने जो वस्त्र, हर दृष्टि में हम एक तरीके से बहुत ही आत्मनिर्भर के, पूरा आत्मनिर्भर के दृश्य जो हालात में हम पहुंचने वाले हैं। और एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, हम तो एक्सपोर्ट तो क्या, हर चीज इंपोर्ट करते थे। आज तो इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन भी बन गए हैं हम। हमारा $800 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब नए नए सांसद बने थे, $50 बिलियन भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं होते थे। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये सब चीज जो है देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हर भारतीय खुश होगा। कांग्रेस पार्टी अगर खुश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देश आगे बढ़ता है, कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन देश आगे बढ़ेगा, देशवासियां खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये लोक संवर्धन पर्व मनाने का जो कार्यक्रम शुरू करने का 2 मकसद है। सबसे पहले तो एक हमारा आर्टिसंस का
मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। दूसरा, हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा। जम्मू कश्मीर वाला यहाँ आकर के अपना सामान बेचेंगे, दिल्ली वाला फिर चेन्नई भी जा सकते हैं, चेन्नई वाले मुंबई आ सकते हैं, और हमारा देश का जो देसी सामान है उसको बिक्री करने के लिए लोगों के बीच में ले जाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाभ मिलता है। उसका आने जाने का, रहने का सारा व्यवस्था हम मिनिस्ट्री करते हैं। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये अपना जीवन में उत्थान पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। कन्नूर केरल में अक्करे कोट्टियूरप्पा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की अर्चना की। केरल के प्रसिद्ध अक्करे कोट्टियूरप्पा महाशिव मंदिर में इन दिनों कोट्टिप्यूर वैसाख महोत्सव के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये पवित्र मंदिर वर्ष में केवल एक बार मई और जून के महीनों में 27 दिनों के लिए खोला जाता है। इसी अवधि में वार्षिक कोट्टियूर वैसाख महोत्सव का आयोजन होता है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। प्राकृतिक वातावरण से घिरे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को नदी पार करनी होती है, जिससे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। राज्य भर से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आकर शिव आराधना कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरब सागर में जल रहे जहाज में आग बुझाने के प्रयास जारी है और केरल तट से दूर ले जाने में मिली सफलता। बीते दिनों केरल के तट पर अरब सागर में एक जहाज पर आग लग गई थी। कई दिन बीत जाने के बाद भी आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और अन्य एजेंसियां सिंगापुर का झंडा लगे जहाज MV Bonhai 503 की आग बुझाने के लिए मिलकर काम कर रही है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये जहाज श्रीलंका के कोलंबो से मुंबई जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक कंटेनर में विस्फोट के बाद जहाज में आग लग गई। शिपिंग के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि अभी भी
के 40% आग पर ही काबू पाया जा सका है। जहाज पानी पर तैर रहा है और धीरे धीरे इसे केरल तट से दूर ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये जहाज अरब सागर में दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अब अगली खबर। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित और टैबलेट वितरित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय और राज्य विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट और अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने मंच में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ये नई पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। सरकार की ये पहल छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा के स्तर की ओर ऊंचा उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी संसाधनों से लैस कर शिक्षा के आगे बढ़ाना है, ताकि वो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। जायसवाल यूपी बोर्ड में इंटर की परीक्षा में 97.20 मार्क्स। जोरदार तालियां, ये देश का भविष्य है। 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट और पदक और हम सबका ढेर सारा आशीर्वाद जो आप अपनी तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां आपकी शुभकामनाओं की। विद्यांशु शर्मा, संस्कृत शिक्षा परिषद के 10वीं की परीक्षा 93.42%। जोरदार तालियां। संस्कृत वास्तव में भारतीय संस्कृति का आधार है, जो अपने आप में समेटे है भारतीय जीवन शैली, योग, ज्ञान और दर्शन को, और इसीलिए आज जरूरी है कि हम इसका प्रसार प्रचार करें और अपनाएं। संस्कृत शिक्षा परिषद की भूमिका 12वीं की परीक्षा में 85.21 मार्क्स आपको मिले। जोरदार तालियां। और इसके बाद स्पर्श सक्सेना आईसीएसई बोर्ड के 99.80 इनको मिला। टैबलेट, 1 लाख, प्रशस्ति पत्र और पदक, और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पर्श सक्सेना आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 99.80 मार्क्स। जोरदार तालियां। इतनी मेहनत की और आपकी इतनी थोड़ी तालियां। और इसके बाद आईसीएसई बोर्ड के ही 12वीं कक्षा के लिए अंबर आएंगे 99.75%। जोरदार तालियां। अभिभावकों के खिले चेहरे। अभिभावक यहां बैठे, जरा जोरदार तालियां, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के मेधावी विद्यार्थी आएंगे। सबसे पहले 10वीं कक्षा के लिए आरव मल्होत्रा, सीबीएसई बोर्ड 99.60%। जोरदार तालियां। सभी अभिभावकों की तालियां हर बच्चे के लिए हों और सभी साथियों की भी। 10वीं कक्षा। और इसके बाद सीबीएसई बोर्ड में ही 12वीं कक्षा के लिए करण पिलानिया जी आएंगे 99.80% मार्क्स। जोरदार तालियां। और अब अगली खबर।
पीएम मोदी बोले, बीते 11 साल बुनियादी ढांचा क्रांति का दशक बड़ी रही जीवन की सुगमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 11 साल को देश के लिए बुनियादी ढांचा क्रांति बता रहे हैं। उन्होंने कहा 2014 से देश में बुनियादी ढांचा गति से विकसित हुआ। ये जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के साथ समृद्धि को भी बढ़ा रहा है। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्गों, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक भारत का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन सुगमता को गति प्रदान कर रहा है। पीएम ने सरकार के नागरिक सहभागिता मंच से एक थ्रेड साझा किया, जिसमें पिछले 11 वर्षों में नए भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला गया। माईगोव इंडिया पर पोस्ट में लिखा गया कि स्मार्ट सिटी, सुरक्षित सड़कें, सुगम आवागमन, नए भारत के बुनियादी ढांचे का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बुनियादी ढांचा भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और अब अगली खबर, विदेश भागने की फिराक में थे लॉरेंस के 40 गुर्गे। फर्जी पासपोर्ट का नेटवर्क चलाता था उत्तराखंड का राहुल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में फैले लॉरेंस गैंग के करीब 40 गैंगस्टर विदेश भागने की फिराक में थे। ये सभी लॉरेंस के करीबी उत्तराखंड निवासी राहुल सरकार के संपर्क में थे। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ में बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाने वाले बाद आरोपी राहुल सरकार को मैसेज भेजकर उसके शूटरों या गैंगस्टरों को विदेश भेजने का बंदोबस्त कराता था। ये बताया जा रहा है कि सिद्ध मूसेवाला हत्याकांड और महाराष्ट्र के एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटरों को भी विदेश भगाने के लिए राहुल सरकार के फर्जी पासपोर्ट के नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है। 23 मई को लॉरेंस गैंग के फर्जी पासपोर्ट के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे आरोपी राहुल सरकार को दबोचा गया था। और अब अगली खबर, महाभियोग प्रस्ताव, जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा के बीच तुलना उचित नहीं, विपक्ष की मुहिम पर फिर सकता है पानी। संसद के मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा की तर्ज पर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मुहिम पर पानी फिर सकता है। दरअसल सरकार का कहना है कि दोनों मामलों की तुलना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट आने के बाद किया गया है, जिसमें उन पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती। जस्टिस यादव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, हालांकि आंतरिक जांच नहीं हुई। इसके उलट जस्टिस वर्मा के मामले में उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि इस सबसे इतर जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में दिए गए महाभियोग प्रस्ताव में कई त्रुटियां हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सभापति जगदीप धनखड़ करेंगे। और अब अगली खबर, धारावी पुनर्विकास परियोजना पर सिसायत आदित्य ठाकरे बोले, ये मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता की भी लड़ाई है। मुंबई में निकाय चुनाव होने वाले, इसके चलते शहर के साथ साथ महाराष्ट्र की सिसायत में गर्माहट अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। इस बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को धारावी को बचाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धारावी को बचाने की लड़ाई केवल धारावी तक सीमित नहीं, बल्कि ये मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई भी है। धारावी पुनर्विकास परियोजना स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके परदादा प्रमोधनकार ठाकरे और दादा बाल ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए संघर्ष किया था और आज वे और उद्धव ठाकरे आज की मुंबई और महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में नशा मुक्त भारत वॉकथॉन में आईजी नारकोटिक्स पुष्पेंद्र कुमार का संदेश, कहा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए करे प्रेरित। चंडीगढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित वॉकथॉन कार्यक्रम में आईजी नारकोटिक्स पुष्पेंद्र कुमार ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीबी और चंडीगढ़ पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा किया गया। आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि इस पखवाड़े को हम एक नशा विरोधी जन आंदोलन के रूप में मना रहे हैं। ये केवल चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर के कई हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने आगे कहा कि वॉकथॉन जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी है कि नशा एक बुराई है जो व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है। ये पखवाड़ा चल रहा है एंटी ड्रग्स मूवमेंट के तौर पर। ये एनसीबी और चंडीगढ़ पुलिस का एएनटीएफ इसको मिलकर के कर रहा है और ये देश भर में हो रहा है अलग अलग जगह पर। इसके द्वारा हमारा प्रयास है कि हम यूथ्स को जागरूक करें, उनको बताएं कि नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और उनको नशे से दूर रहने के लिए
हम मोटिवेट करें और साथ ही साथ उनको वॉकथन या और बाकी क्रिएटिव एक्टिविटीज के द्वारा समाज को ये बताएं कि नशा एक खराब चीज है, उससे दूर रहना चाहिए। अभी हम अपने तौर पर जो भी प्रयास करते हैं ज्यादातर प्रिवेंटिव होते हैं, जिसमें हम लोग धरपकड़ करते हैं, नशे के कार्टेल के खिलाफ करते हैं, नशा फैलाने वालों के खिलाफ करते हैं, सप्लायर्स के खिलाफ करते हैं। वो तो एक साइड है ही, परंतु दूसरी साइड ये होती है कि बच्चों को खासतौर से जो इसके प्रभाव में आने के चांसेस होते हैं उन्हें हम जागरूक करें और उसको एक तरीके से जो डिमांड है उसको कम किया जाए और साथ ही साथ बच्चों को या यूथ को या नई जनरेशन को ऐसे इसके चुंगल में ना फंस सके, इसके लिए उनको तैयार किया जाए। देखिए ये एक पूरा सारा जो जितनी भी मल्टी एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से प्रयास जारी रहते हैं और ये सब इंटेल बेस्ड होता है। हमारे पास सारी की सारी जहां से सूचनाएं आती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से जो ब्यूरोज बने हुए हैं, पुलिस अपने लेवल पे करती है। हमारे चंडीगढ़ ANTF एंटी नार्कोटिक जो टास्क फोर्स है वो उसमें लगी हुई है, साथ ही साथ बाकी राज्यों से भी हमारा सहयोग रहता है। दर्शकों फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पार की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।